हेलो एवरीवन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने होमवर्क के लिए दिया था, इसे सॉल्व किया हुआ है, तो मुझे लगता है सबने ही कर लिया होगा और आंसर मैच भी हो गया होगा, तो पता चल गया होगा, अटक भी गया होगा तो आंसर देख लिया होगा। फॉर्मूला बेस्ड, क्योंकि आपको पता है एचआरए में कुछ भी नहीं, मैं देख के करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बस यही है कि एग्जाम हॉल तक आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा, वो बार बार रिविजन से याद रहेगा। तो एचआरए का एग्जाम्पशन कितना होगा बेटा? 1 2 3 1 अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव्ड, नंबर 2 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और थर्ड क्या था? 40% या 50% ऑफ सैलरी। 50% सैलरी कब लिया जाएगा? जब सी डी के चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? तो क्वेश्चन नंबर 1 सबको आ गया था, कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी क्लास में? क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। एक कंफ्यूजन किसी को नहीं है? ईमानदारी से बताना क्वेश्चन नंबर 3 किन किन ने कर लिया? 1 2 3 4, ओनली इतने से कम बच्चों ने किया। मैंने पहले ही बोला था बेटा, कमिटमेंट चाहिए, इसलिए मैं अगेंस्ट टू ऑनलाइन के। जो फेस टू फेस आते हैं वो इतने नालायक है कि होमवर्क नहीं कर पाते, तो ऑनलाइन वाले क्या करेंगे? होमवर्क करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। क्या ये? क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन में काट के आपको समझना पड़ेगा। बार बार क्लियर करता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, टेक्स्ट समझ में आएगी 200%, इतना बिलीव है मेरे को। नंबर आएंगे पता। अब नंबर में और समझने में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है समझना, मतलब ये प्रोविजन। अभी प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी में आप अटक रहे हो, कैलकुलेशन में अटक रहे हो, कहीं अटक रहे हो, तो उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा और अंदर से बिलीव होगा, फिर उसके बाद आपके 8 या 9 रिवीजन होने चाहिए, फिर 100% पास। दिस इज अ सिंपल स्टेप। और प्रैक्टिस से क्या होता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक, गलत फिगर ले लिया। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मैंने साथ तुम्हारे बैच में दिया नहीं दिया मुझे पता नहीं। एक बच्ची थी, वो टैक्स में 4th टर्म में पढ़ने के लिए आई थी मेरे से किसी जमाने में, तो उसे टैक्स पढ़ी, टैक्स पढ़ने के बाद वापस से आई फेल होने के बाद। सर फेल कैसे हो गई? फेल हो ही नहीं सकती। तो उसके जो भी नंबर थे, मुझे एक्यूरेट याद नहीं आ रहा, उसके 2 नंबर की कमी थी। कितने नंबर की कमी थी? सिर्फ 2 नंबर। 2 नंबर आ जाती तो पास हो जाती। और इसका एक क्वेश्चन था, उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या था, उसने 0 अपने मन से ऐड कर दिया। मतलब क्वेश्चन जो भी 1000 का था, लैक्स बना दिया, लैक्स को करोड़ बना दिया। मतलब क्वेश्चन मेरे 10,000, 20,000, 30,000, उसने क्या लिखा? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। तो 8 0 ऐड कर दिया, मतलब पूरा अमाउंट ही चेंज हो गया। अमाउंट चेंज हो गया तो कितने आए उसके? 0। और कितने नंबर का था? 5 नंबर का था। उसको पूरा आता था, 100% आता था। चाहिए कितने थे? 2, आते कितने? 5, आए कितने? 0। अटेम्प्ट बढ़ गया। कितने घंटे ज्यादा पढ़ना चाहिए उसको? पढ़ने से काम ही नहीं होगा। क्या होगा बेटा? पढ़ने से काम ही नहीं होगा। आप कितने घंटे पढ़ लो, क्योंकि बाद में जब भी आप, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बेटा, जब भी आप फ्यूचर में करोगे तो आप क्या करोगे? टैक्स पढ़ोगे। क्या करोगे? और टैक्स पढ़ने वाला सब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि पढ़ना तो है ही, प्रोविजन तो है ही, लेकिन भैया हमारा न्यूमेरिकल बहुत वीक है। तभी तो सीएस किया तुमने, मुझे सब पता है। सिर्फ 4-5 बच्चे ऐसे होंगे, सर आई लव प्रैक्टिकल, रात में 4 बजे भी कर सकता हूं, तो 4-5 बच्चे ऐसे होंगे। मेजोरिटी को तो इतना न्यूमेरिकल अच्छा लगता तो पहले सीए नहीं देते थे। तो न्यूमेरिकल का जब फोबिया है, तो न्यूमेरिकल का फोबिया कैसे हटेगा बेटा? तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम के 1 महीने के अंदर न्यूमेरिकल करने का टाइम ही नहीं मिलने वाला आपको सिर्फ टाइम मिलेगा ओनली प्रोविजंस पढ़ने का। तो यदि आप कोई सिली मिस्टेक कर रहे हो, कोई इंटरप्रिटेशन मिस्टेक कर रहे हो, कोई आप लिख नहीं पा रहे हो, गलत लिख रहे हो, फॉर्मेट नहीं बन रहा है, तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी? रोज क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तभी मैंने बोला ये बहुत शानदार बुक बनाई है, क्योंकि मैंने हर कंसेप्ट और साथ में क्वेश्चन मेंशन किया है। और नॉट ओनली आईसीएसआई मॉड्यूल, अलग क्वेश्चन हो जो सीए में एग्जाम में आए हुए, पर यहां पे सीएस वाले क्वेश्चंस को कवर नहीं किया, क्योंकि उसका अलग से दूंगा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन का, सीएस वाले क्वेश्चंस अलग से। तो इसमें एक भी सीएस का क्वेश्चन कवर नहीं किया, ओनली आईसीएसआई मॉड्यूल कवर किया है और सीए के एग्जाम क्वेश्चंस कवर किए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए हर प्रोविजन के साथ।
तो जिन्होंने अभी नहीं किया, अच्छी बात है कि अच्छी बात है, वैसे तो वैसे बोलना पड़ता है। तो आगे से होमवर्क करो, जिससे क्या होगी, मिस्टेक होगी। मिस्टेक होगी तो मजा आता है। तो मजा क्या आता है, पता चलता है कि हम कहाँ अटक रहे हैं, तो हम प्रॉब्लम को क्या करें, सॉल्व करना स्टार्ट करें कि कहाँ मिस्टेक हो रही है, किधर मिस्टेक हो रही है। तो मेजोरिटी ने क्वेश्चन नंबर 3 किया नहीं है, ये अनसॉल्व है। तो एक काम करते, तुम नालायक हो तो तुम लोगों का टाइम ज्यादा लगेगा, तो तुम लोग घर पे नहीं पढ़ते तो क्लास में पढ़ो। आगे से फ्यूचर में कभी भी जो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा वो क्लास में नहीं कराऊंगा, सिर्फ क्लास के अंदर अपन क्या करेंगे, ओनली डिस्कस करेंगे। लेकिन ठीक है, अभी स्टार्टिंग है इसलिए मैं करा देता हूं पूरा का पूरा क्वेश्चन, क्योंकि तुम लोगों ने ट्राई किया ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, मैंने बोला था जिनके हाथ बुक है बुक ओपन कर लो, और हर बेंच पे एक बुक होनी चाहिए, जिससे कि क्वेश्चन आपको दिखता रहे। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के बेस्ड है। कैसा है ये? और कल अपन ने साथ में किया था, आज अपन साथ में बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं तुम लोगों को 5 मिनट्स का टाइम देता हूं, जिन्होंने कर लिया वो डायरेक्टली मुझे आंसर दे देना, 5 मिनट्स बाद पहले मत देना। और जिन्होंने नहीं किया था, ओनली 5 स्टूडेंट्स ने किया था, पूरी क्लास ने कर ही नहीं रखा, तो 5 मिनट्स का टाइम देता हूं। डू इट फास्ट एवरीवन, फॉर्मेट बना के, जिसे कल अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। जल्दीबाजी नहीं चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट में क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए कौन पहले करता है। डू इट फास्ट एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 3 यस, सब अपने आप करेंगे, मैं भी कर रहा हूं। जिसको बिल्कुल नहीं आता वो सामने देख लेना, बाकी सब एक बार ट्राई करना। अपने को पता ही है कि क्वेश्चन में 12 महीने दिए हैं, हर महीने के अंदर, नॉट इन एवरी मंथ, ऑलमोस्ट मैक्सिमम मंथ्स के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन चेंज हो रही है। तो बेटर रहेगा कि आप क्या करो, जैसे कल अपन ने क्वेश्चन के अंदर किया था, क्या किया था बेटा, एवरी मंथ का एक कॉलम बना लिया था, तो 12 कॉलम बन जाएंगे 12 महीने के। पर्टिकुलर्स अमाउंट के 12 मंथ्स के 12 कॉलम्स, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। यस, जल्दीबाजी कभी नहीं करनी चाहिए, क्वेश्चन के लास्ट लाइन हमेशा पढ़ लेनी चाहिए। सॉरी, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट दी एचआरए एग्जाम। एक तो आपको एचआरए एग्जाम निकालना है, और एक आपको कैलकुलेट करना है ग्रॉस सैलरी। क्या कैलकुलेट करना है कि आपका ग्रॉस सैलरी क्या होगा, तो जो भी आपको सैलरी के अंदर ऐड करना होता है सब ऐड कर दो। और दूसरा आपको कैलकुलेट करना है एचआरए की एग्जाम्पशंस। क्या कैलकुलेट करना है, तो एडिंग तो सब लिख ही देंगे। एडिंग क्या बनाऊंगे, स्टेटमेंट शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी ऑफ मिस्टर VVIR फॉर प्रीवियस ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27। बेसिक पे कितना आएगा बेटा, 75,000। क्वेश्चन पढ़ते जाओ ध्यान से। और सैलरी में इंक्रीमेंट कब हो रहा है, फरवरी में। कब हो रहा है, तो जनवरी तक। ये सबका सही है।
75,000 का प्लस 20% करेंगे तो कितना हो जाएगा 90,000, क्योंकि 15% का इंक्रीमेंट होता है 15,000 रुपए का। तो 75,000 प्लस 15,000 90,000 प्लस डीए भी मिलेगा इसको कितना, बेसिक पे का 100%। अब ऐसे मत याद कर लेना कि यहाँ पे 100% और बेसिक पे है तो ये रूल हो गया, ये कोई रूल नहीं है, ये तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जितना भी क्वेश्चन में दिया हुआ है डीए पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। यहाँ पे 100% और बेसिक पे, मैं अब किसी क्वेश्चन के अंदर एक लाइन चेंज कर दूं 90%, 90%, तो 100% डीए होता है, ऐसा कोई रूल नहीं होता, ये क्वेश्चन में दिया हुआ। रूल ये है कि डीए फुल्ली टैक्सेबल। रूल क्या है, हाँ इनकम टैक्स ये नहीं बोलता कि 100% और बेसिक पे डी होता है, ये इनकम टैक्स नहीं बोलता, ये क्वेश्चन बोलता है। इनकम टैक्स में तो ये प्रोविजन दिया हुआ है कि जितना भी आपको डीए दिया जा रहा है, जितना भी आप डीए रिसीव करोगे फुल्ली टैक्सेबल। तो डीए पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, और डीए कितना 100% ऑफ बेसिक पे। यस बेटा, और क्या आएगा, उसको एचआरए भी मिलेगा। तो लेकिन यहां पे अपने को क्या लिखना होगा, एग्जेम्प्ट एचआरए, या टैक्सेबल आएगा या एग्जेम्प्ट आएगा, या तो टैक्सेबल ही आएगा, क्योंकि जितना एचआरए एग्जेम्प्ट है वो आपका सैलरी का पार्ट थोड़ी बनेगा। तो सैलरी का पार्ट तो वही बनेगा जो आपका टैक्सेबल एचआरए होगा। तो यहां पे हमें क्या लिखना होगा, टैक्सेबल एचआरए। और ये टैक्सेबल एचआरए आपको कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, वर्किंग नोट बना के। कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, वर्किंग नोट बना के। ये वर्किंग नोट मैं अभी बना नहीं रहा हूं, टाइम ज्यादा लगेगा, तो जल्दी से सारे बच्चे कैलकुलेट कर लो कि वर्किंग नोट नंबर 1 के अंदर टैक्सेबल एचआरए कितना आएगा और एग्जेम्प्ट कितना आएगा। हाँ, however only 50% of which was included as per the terms of employment। तो जब अपन एचआरए निकालेंगे तो एचआरए के लिए सैलरी निकालनी पड़ेगी। तो वहां पे जब आप सैलरी निकालोगे तो सैलरी का फॉर्मूला दे रखा है, पढ़ो, बेसिक पे प्लस डीए। डीए के आगे क्या लिखा हुआ है, पूरा डीए नहीं, इफ एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो 50% डीए ही आपका एचआरए के पर्पज के लिए सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा। 3 मिनट का टाइम देता हूं, 2 मिनट का, जल्दी जल्दी करो एवरीवन फास्ट। इतना तो मैंने कर लिया, पूरा नहीं कर रहा मैं। तो मुझे बताओ एचआरए एग्जेम्प्ट कितना आएगा, एचआरए एग्जेम्प्ट। और एचआरए एग्जेम्प्ट कैसे निकालोगे, अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। और रेंट पेड माइनस 10% सैलरी तो मैंने बोल दिया, 40% ऑब्लिक 50% ऑफ सैलरी। तो उसके लिए एक और वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, याद है कौन सा, वर्किंग नोट नंबर 2, क्या, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ एचआरए। कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ एचआरए। कोई बताएगा सैलरी क्या आ रही है एचआरए के लिए, अप्रैल में कितनी आई, $1,12,500 आई है अप्रैल मंथ की। अप्रैल में, अप्रैल से लेके जनवरी तक सेम रहेगी। और फरवरी और मार्च में 1,35,000, यही आ रहा है। आवाज नहीं आ रही, किन किन ने कर लिया ये, जिन्होंने पहले से किया था। जिनको अभी करना है वो जल्दी से सैलरी निकालो। हाँ सबने कर लिया ना बेटा। देखो जो वर्किंग नोट नंबर 2 है वो शायद सबका सही हो गया। वर्किंग नोट नंबर 2 में क्या निकाला आपने, सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ एचआरए। वो कितना आया, वो शायद मैंने एक बार पहले बोला था, अभी कितना आया, अप्रैल और मई में आया 1,12,500 टू जनवरी तक, नहीं जनवरी तक का। और फरवरी और मार्च में 1,35,000। ये किन किन का आ रहा है, ये पूरी क्लास के आगे ऑलमोस्ट। अब जब सैलरी आपने निकाल लिया और डायरेक्टली आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 1 पे। तो वर्किंग नोट नंबर 1 आपने क्या बनाया है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, एचआरए रिसीव माइनस एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट में 3 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, 1 2 3, 1 2 3। 1 में क्या लिखोगे, एचआरए रिसीव। 2 में क्या लिखोगे,
रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और थर्ड में क्या लिखोगे 40% ऑब्लिक 50%, क्योंकि मुंबई भी है, मुंबई में कितना होगा 50%, और सूरत में कितना होगा। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर देना जो मैं बोलूं, 1 2 3 जो एग्जेम्पशन मिलेगी, मैं टैक्सेबल एचआरए नहीं बोल रहा हूं। हेलो एवरीवन, एग्जेम्प्ट एचआरए कितना आ रहा है एवरीवन का बता दीजिए, एचआरए एग्जेम्प्ट कितना आ रहा है अप्रैल में। ये राइट हैंड साइड वालों ने तो किया ही, किसी ने अभी तक नहीं आया अभी तक। रेंट पेड दे रखा ना क्वेश्चन के अंदर, जीरो माइनस 10% सैलरी करोगे जीरो ही आएगा, तीनों में से जीरो आ गया तो अप्रैल में जीरो होगा, मई में जीरो होगा। अप्रैल और मई तो सबको क्लियर है या बोर्ड पे कराऊं बेटा, अप्रैल में ही समझ में आ गया, क्योंकि 3 आपने लिखा ना, एचआरए रिसीव्ड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी और 40% या 50% ऑफ सैलरी। तो 1 और 3rd में तो अमाउंट आएगा, लेकिन सेकंड के अंदर रेंट आएगा नहीं, क्योंकि आप खुद के अकोमोडेशन में रहे हो, आपने कोई रेंट पे किया ही नहीं है। तो अप्रैल और मई के अंदर जो अमाउंट आएगा 0 और 0। मैं क्या बता रहा हूं बेटा, एचआरए एग्जेम्प्ट क्या बता रहा हूं, जो मई, अप्रैल मई जून में कितना आएगा 14750। ये किन किन का सही है, बाकी बेटा क्या कहां कंफ्यूजन है, हेलो किया ही नहीं, तेज बोलो, कहां अटक रहे हो बताओ। जो पॉइंट नंबर 2 है वो क्या है बेटा, रेंट पेड माइनस 10% सैलरी। सेकंड पैराग्राफ बेटा, बात नहीं, फर्स्ट बेंच सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ है बेटा, तुम पढ़ो, तुम्हें डाउट है ना। ये स्टेट एट इज पेरेंटल होम इन अहमदाबाद, मतलब अप्रैल और मई में तो मैं अहमदाबाद में रहा, उसके बाद में कहा रहा सूरत में, और सूरत में कितना रेंट पे किया 26,000 रुपया। सूरत में कितना रेंट पे किया, कितना रेंट पे किया, तो क्या बोलते हैं अपन, रेंट पेड माइनस, बोलो माइनस 10%, किसका 10%, रेंट का नहीं, ऑफ सैलरी। सैलरी अभी अपन ने कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट नंबर 2 में, तो वर्किंग नोट नंबर 2 के अंदर देखो जून की सैलरी कितनी आ रही है 1,12,500, ये नहीं आता बेटा, यार जीनियस। तो अब 26,000 में से 1,12,500 का 10% माइनस करेंगे तो कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, 26,000 माइनस 11,250, डिफरेंस निकालो 14,750। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 में क्या था, एचआरए रिसीव, पॉइंट नंबर 2 में क्या है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और थर्ड क्या है बेटा 40%, मुंबई तो है नहीं तो 40% होगा ऑफ सैलरी। सैलरी कितनी है 1,12,500, तो कितना आएगा बेटा थर्ड में 45,000 लॉक कर दूं, और विच एवर इज, तो तीनों में से लोअर क्या होगा 14,750। और पॉइंट नंबर 1 क्या था, एचआरए रिसीव, जो मैंने लिखा नहीं है लेकिन पता है बेटा, बोर्ड पे लिखो, समझ में आ रहा है। तो एचआरए एग्जाम कितना आ रहा है मई में, जून में 14,750, जुलाई में 14,750, अगस्त में 14,750, सितंबर में भी और अक्टूबर में भी, अक्टूबर तक 14,750 होगा, कंफर्म। फिर उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी में कितना आएगा 24,750 मतलब आ रहा है, कुछ बच्चों को आ रहा है। फरवरी और मार्च में 22,500 लॉक कर दूं, मजा आया, कंफर्म। अब ये क्या है, ये टैक्सेबल नहीं है, ये क्या है, ये एग्जाम्प्ट एचआरए। तो एचआरए रिसीव्ड में से जब एग्जाम्प्ट एचआरए को माइनस करोगे तो नीचे आ जाएगा टैक्सेबल एचआरए। तो लिखो टैक्सेबल एचआरए कितना आ रहा है, जल्दी कंप्यूट करो। एचआरए रिसीव्ड में से जब मैं एग्जाम्प्टेड एचआरए माइनस करूंगा तो क्या जाएगा टैक्सेबल एचआरए।
यस एवरीवन, जिन जिन ने कर लिया टैक्सेबल एचआरए तो बताते जाओ अप्रैल में कितना आएगा। अप्रैल में पूरा टैक्सेबल है, मई में, अप्रैल और मई में किसी को डाउट? जून में 15,250 जून में, अक्टूबर तक सेम रहेगा। वेरी गुड, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, और जिनके आंसर आ रहे होंगे तो उनका कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा, लग रहा होगा सब बहुत सिंपल है। नवंबर दिसंबर में कितना आएगा? कितने मंथ में? नवंबर दिसंबर 5250 लॉक कर दूं, यही है ना? जनवरी में भी यही आएगा, मैं चेक करो या चेंज होगा? जनवरी में कितना होगा? 10,250 चेक करो बेटा, तुम्हारा कितना आ रहा है? यही आ रहा है 10250। क्या किया होगा? एचआरए रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड एचआरए, अभी जो अपन ने कैलकुलेट किया था फरवरी मार्च में, यही आएगा सेम 12,500। एक बार चेक करो। हाँ बेटा देखो एक बार, एचआरए रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड एचआरए, दैट इज अ टैक्सेबल एचआरए। फरवरी मार्च में कितना आएगा वापस से चेक करो? 12,500 लॉक कर दूं। अब इन तीनों को ऐड कर दो, वो तो आता ही है सर ऐड करना, तो इनको आप बेसिक पे डीए प्लस टैक्स पे एचआरए को ऐड करोगे तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? ग्रॉस सैलरी। और 12 महीने को ऐड कर दोगे तो आ जाएगी टोटल ग्रॉस सैलरी पूरे प्रीवियस ईयर की। ये तो अपने आप कर सकते हो अब तो। यस सामने देखो, स्टॉप राइटिंग, अब घर पे करना, बाकी अब घर पे करना, लीव द 1 और 2 लाइन जो भी रिक्वायर्ड है अब घर पे करना। अब तो सिंपल कैलकुलेशन वाला काम है, जो कंसेप्ट बताने वाला था वो बता दिया मैंने, और इस क्वेश्चन को करके कॉन्फिडेंस भी आया होगा, समझ में आ गया होगा। सब बड़े बड़े क्वेश्चन है लेकिन सिंपल है, बहुत कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है। क्या है ये? फॉर्मूला बेस्ड। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, छोटा सा क्वेश्चन है 2 मिनट का। मिस्टर राम इज एम्प्लॉयड एट, हेलो आवाज नहीं आ रही? हाँ ये इंपॉर्टेंट होता है। इज बेसिक सैलरी 5,000 रुपीज पर मंथ, he received 5,000 rupees as HRA, house rent allowance, rent paid by him 12,000 रुपया पर महीना। गजब बंदा है, सैलरी 5,000 रुपीज की है और रेंट देता है 12,000 रुपए की, भैया उसकी मर्जी। ये पा लेना में, लेकिन ये क्वेश्चन के अंदर बहुत बार मजे हो जाते हैं क्योंकि अपने दिमाग में क्या बैठा होता है? पर मंथ, और क्या होता है? ये फिगर ये पर एनम डाल देते हैं, तो इसलिए माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रहो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। यदि आपने हल्का से भी गलती किया तो पूरा क्या हो जाएगा? उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इसे मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं, क्वेश्चन से बड़ा कोई खुदा नहीं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में आपको क्या डेटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो 12,000 रुपये दिया हुआ है पर मंथ का नहीं है, ये क्या है? पूरे ईयर का है। और बाकी डेटा को भी अपन क्या करेंगे? पर एनम में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि अपन बोले बेसिक सैलरी 5,000 रुपीज पर मंथ है, तो अपन क्या बोलेंगे? समझ में आ गया? जैसे आपने बोला है कि आपने एचआरए रिसीव्ड किया 5,000 का, मतलब आपने एचआरए रिसीव्ड किया, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल एचआरए एज्यूमिंग, ये लाइन तो कोई इंपॉर्टेंट होती नहीं है फिलहाल, कि असेजी एज नॉट ऑप्टेड अंडर सेक्शन 115 बीएससी, ये तो अपन जनरली प्रिज्यूम करते हैं। आपको कंप्यूट क्या करना है? टैक्सेबल एचआरए। क्या हुआ? यस, ये 60,000 नहीं होगा, ये 5,000 ई होगा। वेरी गुड, सबने पढ़ लिया क्वेश्चन ध्यान से। अब करना क्या है? कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 4। क्या कैलकुलेट करना है? सिंपल सा 1 मिनट का क्वेश्चन है ये। तो एडिंग बना लेना अपने आप। एडिंग क्या लिखोगे? स्टेटमेंट इन द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए, यहाँ पे टारगेट टैक्सेबल एचआरए निकालना है। स्टेटमेंट इन द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए, जो भी बंदे का नाम है, और मिस्टर राम
फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27। एचआरए रिसीव्ड कितना है बेटा? 5000 पर एनम, 5000 माइनस एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट में कितने पॉइंट होते हैं और तीनों में से क्या लेना होता है? 1 में क्या आएगा? एचआरए रिसीव्ड 5000 रुपीज। सेकेंड क्या था? रेंट पेड। रेंट कितना पे किया? 12,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी कितनी है? सैलरी कितनी है? फिर डीए भी आता है एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डीए दिया हुआ ही नहीं है। अपने तो पूरे को किस में कन्वर्ट कर लिया? ईयर में कर लिया ना। मंथली अपन करते ही नहीं कभी। मंथली तो वहां पे इसलिए करना पड़ रहा था क्योंकि हर मंथ डेटा चेंज हो रहा था, वरना भैया अपन तो पूरे प्रीवियस ईयर की बात करते हैं, पूरे 12 महीने की। तो अपन जो हमेशा जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पूरे 12 महीने का करते हैं, लेकिन ये इंडिविजुअली इसलिए करना पड़ा था तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में, क्योंकि डेटा बार बार चेंज हो रहा था। सैलरी बढ़ी थी, कम हो रही थी, रेंट का अमाउंट चेंज हो रहा था, तो अपन ने 8 महीने का अलग अलग कर लिया। बेटा ऊपर देखो, एचआरए रिसीव भी मैंने पूरे 12 महीने का लिखा है, 5000 पर एनम। ठीक है ना बेटा? तो एचआरए रिसीव्ड माइनस एग्जाम। एग्जाम क्या हुआ? एचआरए रिसीव्ड। सेकंड हुआ रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी कितनी है? कितना आएगा? 12,000 माइनस 6,000, 6,000। थर्ड क्या होता है? 40% या 50%? 40 नहीं होगा क्योंकि क्या ही है? 50% ऑफ सैलरी कितनी है? 60, 30,000, विच एवर इज लोअर। लोअर कितना है? तो पूरा का पूरा अमाउंट क्या हो गया? एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट विच एवर इज लोअर, तो 5,000, 6,000, 5,000, 6,000, 30,000। तो लोअर अमाउंट कितना आ रहा है? 5,000। तो पूरा का पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट हो गया। और टैक्सेबल एचआरए कितना आएगा? 0। नहीं आया समझ में? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। Now we come to the question number 5. Now we come to the question number 5. ये भी मैंने होमवर्क के लिए दिया था। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस टू एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। मुझे लगता है तुम लोगों को प्रोविजन याद होगा ही नहीं होगा। जैसे पूछो ओनली वही, बेटा तुम बताओ, यदि कोई एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के अंदर यदि जॉब करता है, उसको यदि अलाउंसेस मिलता है तो कितना एग्जेम्पशन मिलता है? याद है? 3,250, नहीं 3,250, 3,210, 3,000, 2,000, पता नहीं। हाँ बेटा तुम बताओ। 3,200। बेटा तुम बताओ। बेटा ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग एम्प्लॉइज को यदि कोई अलाउंसेस मिलता है तो कितना एग्जाम्पशन होगा? बेटा पीछे 3,200। बेटा तुम बताओ, तुम बताओ, बेटा तुम बताओ, तुम बताओ, बेटा तुम बताओ, तेज बोलना। 3,200 तुम बताओ। बेटा तुम जो 3,200 बता रहे हो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस फॉर नॉर्मल पर्सन जिनको ब्लाइंड को मिलता है, और ये किसकी बात हो रही है? ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की बात हो रही है। तो ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के एम्प्लॉइज को यदि कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलता है तो उसका एग्जाम्पशन होता है कितना होता है? 70% ऑफ अलाउंस। ये शायद पॉइंट नंबर 4 या 5 होगा। बुक में ओपन करके देख लिया करो बेटा। मैं यही देख रहा था कि बच्चे गलती बताई जा रही, इतनी टीप टाप के कर लेते, तुम तो खुराफाती भी नहीं हो। तो 70% अलाउंस और 10,000 रुपीज विच एवर इज लोअर। समझ में आ गया? फॉर्मूला बेस्ड। अब वापस से बता देता हूं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए जिन्होंने 3,200 बताया। 3,200 किन के लिए होता है? यदि ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस दिया जाता है नॉर्मल बंदों को। कौन से वाले बंदों को? ब्लाइंड को, डीफ, डम, हैंडीकैप्ड को।
और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के एम्प्लॉइज को यदि कोई अलाउंसेस दिया गया है तो उसके लिए जो एग्जाम्पशन मिलेगी वो कितनी होगी, 70% ऑफ अलाउंस और 10,000 विच एवर इज लोअर। मिल गया सबको अपनी बुक में। सर अलाउंस कितना दिया जा रहा है, 12,000 रुपए पर मंथ। कितना दिया जा रहा है, नहीं 12,000, 10,000 कहां से, हाँ 12,000 पर मंथ, 12,000 पर मंथ, 12 महीने हो गए तो 12,000 टू 12, टोटल ये क्या हो गया अलाउंस। अलाउंस का कितना 70%, 70% ऑफ अलाउंस। आप चाहो तो पर मंथ निकाल के बाद में 12 मंथ्स में ऐड कर दो, लेकिन बेटर है कि पूरे ईयर का निकालना है तो अपन देखेंगे भैया 12,000 रुपए एक महीने का अलाउंस दिया तो 12 महीने का कितना दिया, तो निकाल लो इंटू 70% और कंपेयर विद 10,000 पर मंथ। तो अगेन ये 10,000 पर मंथ है, जब पूरे ईयर की बात कर रहे हो तो आप क्या करोगे 1,20,000 विच एवर इज लोअर। तो बताएगा कितना आएगा 1,08,000 लॉक कर दूं क्या, ये एग्जेम्पशन पार्ट है, ये क्या है, और अपने को क्या कैलकुलेट करना है टैक्सेबल। तो टैक्सेबल कैसे वो बताऊंगे आप। सर अलाउंसेस कितना मिला था 1,44,000 का, और 1,44,000 में से कितना एग्जेम्पशन हो गया 1,08,000, तो टैक्सेबल कितना आ गया। किन किन को नहीं आया समझ में, समझ में आ गई बात बेटा। अब आपको शायद धीरे धीरे समझ में भी आ रहा होगा कि मैं इतने दिन से जो बात बोलता हूं ना करना बहुत जरूरी है, वो आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप सिली मिस्टेक करोगे, और जब सिली मिस्टेक करोगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा, क्योंकि आपको खुद को इंप्रूव करना है। मतलब आपको ना तो आजू वाले को देखना है ना बाजू वाले को देखना है, आपको खुद को देखना है और खुद को आइडेंटिफाई करना है कि आपकी क्या मिस्टेक हो रही है आंसर लाने में। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या स्ट्रेटजी बनानी है। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। सिंपली ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की एम्प्लॉइज को यदि अलाउंसेस मिलेगा तो एग्जेम्पशन कितना होगा बेटा, एग्जेम्पशन मिलेगा अलाउंस का 70% और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर, और रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाएगा टैक्स। चलो बहुत हो गया रिवीजन। ये टाइम अपन सेव कर सकते थे यदि आप घर से पढ़ के आते ज्यादा अच्छी तरीके से, तो ठीक है आगे से पढ़ के आना। नहीं कुछ रहेगी अपना फॉर्मेलिटी ये, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। अपन वो पढ़े थे यस, अपन पढ़े थे अलाउंसेस, याद है। तो अलाउंसेस को कल अपने क्लास के अंदर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। वन इज अ फुल्ली एग्जाम, फुल्ली एग्जाम में 2 ही थे। पार्टली टैक्सेबल वाला इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारे थे, मैंने 4-5 पॉइंट मिलाए थे, मिनिमम ये याद कर लेना, बाकी सब पढ़ लेना। सी पॉइंट फुल्ली टैक्स, ये बहुत इजी है। मतलब जो भी अलाउंसेस बोलो, जो भी अलाउंसेस जो फुल्ली एग्जाम नहीं है और पार्टली टैक्सेबल में नहीं आते, वो सारे अलाउंसेस क्या है फुल्ली टैक्सेबल। एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है डियरनेस अलाउंस, जो मैं ऑलरेडी बता चुका। डीए इज फुल्ली टैक्सेबल, चाहे एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो चाहे एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। डीए इज फुल्ली टैक्सेबल। ऑल अदर अलाउंसेस, हो सकता है कि एम्प्लॉयर ने किसी और नाम से वैलेंटाइन डे अलाउंस, लल्लू अलाउंस, बेवकूफ अलाउंस, इंटेलिजेंट अलाउंस, गधा अलाउंस, उसकी मर्जी, ये एम्प्लॉय का पर्सनल मैटर है। तो यदि आपने किसी और नाम से भी कोई अलाउंसेस दे दिया तो वो अलाउंसेस क्या होंगे फुल्ली टैक्सेबल इन द एंड ऑफ। आई थिंक क्लियर। तो पहला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। कौन सा पार्ट, अलाउंसेस। नाउ वी कम टू द परक्विजिट। तो परक्विजिट के अंदर पहले अपन पढ़ेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट्स। क्या पढ़ेंगे सर, रिटायरमेंट क्या होता है। रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट मतलब रिटायरमेंट, या तो आपने जॉब छोड़ दी, जैसे वॉलंटरी रिटायरमेंट भी होता है, तो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया या कंपल्सरी रिटायरमेंट ले लिया, मतलब जॉब छोड़ के चले गए। तो जॉब छोड़ने पर
जॉब आपकी जब खत्म हो जाती है, जब आप रिटायर हो जाते हो वॉलंटरी या कंपलसरी, तो आपको क्या मिलते हैं, बहुत सारे अमाउंट मिलते हैं। ये आपने थोड़ा बहुत तो पर भी रखा होगा, लाइक ग्रेचुटी मिलेगा, पेंशन मिलेगा, उसके अलावा प्रोविडेंट फंड मिलेगा, तो बहुत सारे अमाउंट आपको रिसीव होते हैं। तो उनका क्या क्या ट्रीटमेंट होगा वो आपको पढ़ना है। दैट इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रेडी एवरीवन? यस। क्या पढ़ रहे हैं अपन, क्या पढ़ रहे हैं, जल्दी बताओ बेटा। रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या पढ़ रहे हैं अपन? मैंने कल बता दिया था, वापस से एक बार बता देता हूं, क्योंकि तुम छोटे बच्चे लगते हो मेरे को बिल्कुल नन्हे मुन्ने। तो हमेशा 2 कॉपीज मेंटेन करना, 1 रजिस्टर इज फॉर ओनली प्रोविजंस एंड 1 फॉर ओनली क्वेश्चंस। ये एक में नहीं होना चाहिए, प्रोविजन बिल्कुल सेपरेट होने चाहिए, जिससे कि आपको ध्यान हो जब भी प्रोविजन रिवीजन करना हो तो आपके सिर्फ कॉपी होनी चाहिए प्रोविजंस की, सिर्फ प्रोविजंस की, नो क्वेश्चंस इन दैट कॉपी, और क्वेश्चन की कॉपी बिल्कुल सेपरेट। तो रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर पहला पॉइंट किसका है बेटा? पेंशन। पहला पॉइंट क्या है? पेंशन। पेंशन कब मिलती है? रिटायरमेंट। सर रिटायरमेंट मतलब रिटायरमेंट से पहले मिलती है क्या? नहीं, ये पहले नहीं मिलती, ये ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट होती नहीं, नहीं होती, क्योंकि पेंशन होती क्या है, जब आपकी जॉब खत्म हो जाएगी। तो पेंशन का मतलब यही होता है कि जॉब कंप्लीट होने के बाद भी भैया घर खर्चों निकालना पड़ेगा ना, तो आपको क्या मिलती थी? पेंशन मिलती थी। क्या मिलती थी? तो पेंशन तो तभी मिलेगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ। लेकिन ये जो पेंशन है ना, प्रैक्टिकली ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड होती है। जब आप रिटायर हो जाते हो तो 2 टाइप की पेंशन मिलती है, एक मंथली पेंशन, एक लमसम पेंशन। कैसे? मंथली और लमसम। इसको टेक्निकली अपन क्या बोलते हैं? अनकम्यूटेड और कम्यूटेड। अनकम्यूटेड मतलब मंथली पेंशन, और कम्यूटेड मींस लमसम। अच्छा, लमसम का मतलब क्या होता है? एक साथ। सर मतलब ये क्या है, ये मंथली और लमसम क्या है? मैं समझाता हूं। आज आपके 58 ईयर्स की एज कंप्लीट हुई, तो आप रिटायर्ड हो गए। रिटायर होने के बाद सडनली आपको एक ऑप्शन मिलता है कि पूरे के पूरे 20 लाख रुपए एक साथ उठा लो। इंसान सोचता है 20 लाख रुपए का क्या करेंगे, तो 20 लाख एक बार में आ गए। कुछ लोग बोलते हैं नहीं 20 लाख मत दो, आप तो मंथली देते रहो 25,000 रुपए महीना या 30,000 रुपए महीना, जो भी आपको देता है। क्योंकि यदि मैं 130 ईयर्स जी लिया तो 130 ईयर्स तक मुझे क्या मिलता रहेगा? पेंशन ही मिलता रहेगा। भैया मैं इतना जल्दी मरने वाला ही नहीं हूं। और किसी को लगता है भैया अपन तो जल्दी मर जाएंगे, तो मंथली नहीं लेंगे, क्या करो? एक साथ ही ले लो, जो भी आपको देना है। तो ये ऑप्शन मिलता है, ये एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉई को। ऑप्शन होता है कि आप मंथली भी ले सकते हो पेंशन, और आप ईयरली नहीं, लमसम पूरा एक साथ दे लो, फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। या कुछ लोग इसका एक तरीका निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एक तरीका और होता है, 30% आपको लमसम दे दिया और 70% आपको मंथली दे दिया। क्योंकि भैया बुढ़े हो गए तो बेटी की शादी करनी थी, बेटे की शादी करनी थी, तो 15 लाख रुपए दे दिया, और बाकी 15,000 रुपए महीना भी आता रहेगा। ये सबको समझ में आ गया? अब सुनना मेरी बात ध्यान से। यदि रिटायरमेंट पर चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, जो भी मंथली पेंशन मिलेगा, कौन सी पेंशन? तो मंथली पेंशन इज टैक्सेबल फॉर ऑल। मंथली जो भी आपको पेंशन मिलेगी 15,000 रुपए महीना, ये बिल्कुल सैलरी जैसा है, और सैलरी फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो जो मंथली पेंशन मिलेगी वो भी फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज। ऑल एम्प्लॉइज मतलब वेदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मंथली पेंशन सबके लिए टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्सेबल है। कोई कंफ्यूजन? कम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड मतलब लमसम। तो लमसम जो भी आपको पेंशन मिलेगी, तो इसमें 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। कितने पार्ट में?
कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और सेकेंड पार्ट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। किसके लिए बता रहा हूं मैं? कम्यूटेड। कम्यूटेड मींस लमसम। तो जितना पेंशन आपने लमसम में एक साथ रिसीव कर लिया, और यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो यहां पे फायदा होता है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या होता है बेटा? फुल्ली एग्जेम्प्ट। क्या है बेटा? फुल्ली एग्जेम्प्ट है। किसके लिए? और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट नहीं है, एग्जेम्प्ट है। कितना एग्जेम्प्ट है ये डिपेंड करता है, इधर आओ, कि भैया तुझे क्या मिल रही है? क्या मिल रही है? कम्यूटेड पेंशन, लमसम पेंशन। तो क्या सिर्फ पेंशन ही मिल रहा है या पेंशन के साथ कोई और बेनिफिट भी ले रहा है? जब भी कोई एम्प्लॉय रिटायर्ड होगा तो पेंशन तो मिलनी मिलेगी, और पेंशन के साथ उसको क्या मिलती है? ग्रेच्युटी भी तो मिलती है ना। क्या मिलती है? आवाज नहीं आ रही, क्या मिलती है? तो फिर क्या करना पड़ेगा? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को वापस से दो कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। किसको बेटा? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फिर क्या करेंगे अपन? दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। सर कौन से दो कैटेगरी के अंदर? कि वो जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो लमसम क्या रिसीव कर रहा है? पेंशन। तो पेंशन के साथ क्या आ रही है? आल्सो रिसीव ग्रेच्युटी और नॉट रिसीव ग्रेच्युटी। आल्सो रिसीव्स ग्रेच्युटी, मतलब ग्रेच्युटी भी रिसीव कर रहा है। नॉट रिसीव्स ग्रेच्युटी मतलब ओनली पेंशन मिल रही है। अभी बात सुनना ध्यान से। एक एम्प्लॉय है, वो रिटायर्ड हो रहा है। रिटायर्ड होने पर उसको क्या मिल रही है? लमसम में पेंशन रिसीव हो रही है, और पेंशन के साथ उसको क्या मिल रहा है? ग्रेच्युटी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? पेंशन भी आ रहा है, ग्रेच्युटी भी आ रहा है। वाह वाह, पैसा ही पैसा आ रहा है। तो भैया एग्जेम्पशन कम देंगे। क्या देंगे? बहुत पैसा है तेरे पास, टैक्स दे दे यार, क्योंकि पेंशन की पेंशन भी आ रही है, ग्रेच्युटी भी आ रही है। तो उसको हम क्या करेंगे? एग्जेम्पशन कम देंगे। क्या देंगे? एग्जेम्पशन कम देंगे। तो एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी बेटा? 1/3। एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? 1/3। ये 1/3 किसका होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लमसम पेंशन रिसीव होगी उसका 1/3 नहीं होगा, 1/3 होगा ऑफ द टोटल पेंशन। जो भी आपकी टोटल पेंशन आएगा उसका 1/3 अमाउंट क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये कब होगा? जब आपको पेंशन भी मिलेगी और ग्रेच्युटी दोनों मिलेगी। तो पेंशन और ग्रेच्युटी दोनों यदि आपको मिल रही है तो पेंशन कितनी एग्जेम्प्ट होगी? पेंशन एग्जेम्प्ट होगी 1/3। बोलो मेरे साथ, पेंशन कितनी एग्जेम्प्ट होगी? 1/3। लेकिन 1/3 किसका होगा? टोटल पेंशन का। अभी समझाऊंगा थोड़ी देर। किसका होगा? टोटल पेंशन का मतलब टोटल। टोटल मतलब मंथली प्लस लमसम दोनों मिला के। टोटल का मतलब ये हुआ कि यदि उसको मंथली पेंशन नहीं मिलती और टोटल पेंशन कितनी मिलती, तो वो मंथली भी ले रहा है और लमसम भी ले रहा है, तो लमसम पेंशन का 1/3 नहीं होगा। किसका नहीं होगा? ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा कि उसकी टोटल पेंशन कितनी बनती है। ये किस में दिया हुआ होगा? या क्वेश्चन में कोई तरीका दे रखा होगा जिससे कि आप टोटल पेंशन कंप्यूट कर पाओ। तो ये याद रखना पड़ेगा कि जो एग्जेम्पशन आपको देनी है वो पेंशन में से देनी है, वो बात सही है। लेकिन एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? यदि किसी एम्प्लॉय को पेंशन भी मिल रही है और ग्रेच्युटी भी मिल रही है तो कितना पेंशन लमसम में एग्जेम्प्ट होगा? 1/3। लेकिन 1/3 किसका होगा? पेंशन का नहीं, 1/3 होगा टोटल पेंशन का। ये समझ में आई बात? अभी क्वेश्चन से क्लियर करूंगा तो यदि एम्प्लॉय, ऑब्वियसली गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो कोई कहानी नहीं है, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। किसके लिए? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो मतलब ही नहीं है। जितना भी लमसम पेंशन रिसीव होगा पूरा का पूरा फुल्ली एग्जेप्ट है। जो मैं बता रहा हूं किसके लिए बता रहा हूं? यस, किसके लिए बता रहा हूं? तो जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बोलो मेरे साथ, किसके लिए बता रहा हूं? तो जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, किसके लिए बता रहा हूं? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए यदि आपको पेंशन के साथ ग्रेच्युटी भी रिसीव होती है तो देन एग्जेम्पशन मिलेगी पेंशन में 1/3 ऑफ टोटल पेंशन। और यदि आपको ओनली पेंशन मिल रही है, ग्रेच्युटी रिसीव्ड हो ही नहीं रही, क्या नहीं मिला?
ग्रेचुटी मिल ही नहीं रहा, ओनली बेटा क्या मिल रही है, पेंशन। तो उस केस में एग्जेम्पशन ज्यादा देंगे, क्योंकि भैया जो पैसा आता है तो पैसा एक ही जगह से आ रहा है। कहां से आ रहा है, ओनली पेंशन आ रही है, ग्रेचुटी तो आ ही नहीं रही है, तो डोकरा भी है। तो ऐसे घर जाके किसी पर बोल रहा कोई 50 ईयर्स का, डोकरे, जिनमें सर ने बोला था तू डोकरा है, ऐसे नहीं बोलते बेटा। ये बातें क्यों बोलता हूं, जिससे कि आपको समझ में आए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। डोकरा है तो बीमार ज्यादा पड़ता है, ऑपरेशन में पैसा लगेगा, बीमारी में पैसा लगेगा, फिर बच्चे बड़े हो गए तो उनकी शादी वादी के खर्चे बहुत है। क्या बेटा, गवर्नमेंट बोलती है चिल्लाता क्यों, दुखी क्यों होता है, एग्जाम्पशन तेरे को ज्यादा देनी, तेरे को सिर्फ क्या मिल रही है, ओनली पेंशन ही मिल रही है। तो 1/3 नहीं 1/2 कितना मिलेगा एग्जाम्पशन, आप मतलब 50%, आप 50% ही हो रहा है ना बेटा, और 1/3 कितना होता है 33%, 33.33333, इसलिए अपन ने 33.33 नहीं लिखा, उसमें गलती हो जाती है, इसलिए अपन ने जानबूझ के लिखा 1/3। यहां पे 50% लिख सकते हैं क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेट है। तो एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, 1/2 या 50%, एक ही बात है। किसका, वो आपको पता है, टोटल पेंशन का। ये चार्ट क्लियर हो गया बेटा। एक बार जल्दी से पूरा वापस बता देता हूं पेंशन क्या है, फिर इसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। पेंशन का प्रोविजन क्या है बेटा, पेंशन मिलती है एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पर। तो रिटायरमेंट पर एम्प्लॉय को जो भी पेंशन मिलेगी, यदि मंथली पेंशन आ रही है एवरी मंथ, तो वो सैलरी जैसे मिल रही है, तो चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, जो भी मंथली पेंशन रिसीव होगी फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज। लेकिन यदि आपको पेंशन कमिटेड मीन लमसम, तो यदि पेंशन यदि आपको लमसम यदि रिसीव हो रही है तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। नंबर 1 गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एक्सेप्ट, चाहे 5 लाख 50 लाख या 1 करोड़। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और जितना भी आपको लमसम पेंशन रिसीव होगा अमाउंट फुल्ली एग्जेम्प्ट है। और जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में एग्जेम्पशन मिलेगी, लेकिन डिपेंड करता है कि ओनली पेंशन मिल रही है या पेंशन के साथ ग्रेच्युटी भी आ रही है। तो पेंशन के साथ यदि ग्रेच्युटी भी रिसीव हो रही है तो एग्जेम्पशन कम मिलेगी, कितनी मिलेगी, 1/3 ऑफ टोटल पेंशन। और यदि ओनली पेंशन मिल रही है ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है तो एग्जेम्पशन ज्यादा मिलेगी, दैट इज 1/2 50% ऑफ टोटल पेंशन। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। अब पोल खुलेगी, एक सेकेंड। कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, 1-2 कर लेते हैं, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 तीनों ही शायद सॉल्व है मेरे हिसाब से ना। अर्जुन रिटायर्ड ऑन 15 अप्रैल 2025। अर्जुन रिटायर्ड ऑन 15 अप्रैल 2025 फ्रॉम द X company limited. He was entitled to a pension of 20,000 rupees per month. At the time of retirement, he got 75% of the pension commuted. और जितनी भी पेंशन थी तो पेंशन का 75% उसने क्या किया, लमसम में उठा लिया। कम्यूटेड मतलब लमसम, और वो कितना है 75%, 4.5 लाख रुपए, 4,50,000 रुपीज एज कम्यूटेड पेंशन। समझ में आ रही बात। कंप्यूट द टैक्सेबल पोर्शन ऑफ कम्यूटेड पेंशन। ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ता है। क्या पूछा है, जो अनकम्यूटेड है, जो मंथली पेंशन है वो फुल्ली टैक्सेबल है। तो मंथली पेंशन तो आपकी फुल्ली टैक्सेबल है, उसके बारे में तो पूछ नहीं रहा। क्या पूछ रहा है ये, कम्यूटेड पेंशन का टैक्सेबल पोर्शन कितना हो। तो ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, दैट इज अर्जुन। अर्जुन को जो अनकम्यूटेड पेंशन मिल रही है, तो जो भी उसको अनकम्यूटेड पेंशन मिलेगी
वो तो फुल्ली टैक्सेबल होगी, ठीक है ना बेटा। सारे 11 महीने मोटा मोटा, सारे 11 महीने कैसे होगा बेटा, सारे 11 महीने कैसे बताया मैंने, 15 अप्रैल, 15 अप्रैल को रिटायर हो गया, इसका मतलब मई से लेके आगे तो बोलो मार्च, तो मई से लेके मार्च 11 महीने का तो पूरा पूरा मिलेगा, अप्रैल का भी तो मिलेगा 16 दिन का। तो मैंने मोटा मोटा सारे 11 महीने बोला, तभी मैंने सारे 11 नहीं बोला, मोटा मोटा, फिर 11 दिन होंगे, 16 दिन का मिलेगा ना। तो मतलब ये कि जितना भी अनकमिटेड पेंशन है वो फुल्ली टैक्सेबल, और उसके लिए पूछा भी नहीं इन्होंने, पूछा किसके लिए, कमिटेड पेंशन के लिए। और कमिटेड पेंशन कितनी मिल रही है इसको, 4,50,000 रुपीज। लेकिन इन्होंने इंट दे रखी, ये जो 4.5 लाख रुपए का जो आपने कमिटेड कराया वो इक्विवेलेंट टू 75% है। ये समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन वापस से पढ़ो बेटा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने अपने मन से नहीं लिखा, और ये किसी बच्चे को याद भी नहीं करना, सर 75% होता है, किसने बोला, क्वेश्चन ने बोला। तो किसी क्वेश्चन में 75 हो सकता है, किसी में 80 हो सकता है, किसी में 70 हो सकता है, किसी में 30 हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि आपने 4.5 लाख रुपए लमसम उठा लिया, वो आपकी पेंशन का 75% लमसम। तुम में से किसी को मैथमेटिक्स आती है तो बताओ टोटल पेंशन कितनी होगी। क्या बात है, वेरी समझ में आ गया। जिनको नहीं आया वो सामने देखेंगे। 4,50,000 रुपीज इज इक्वल टू 75, यस और नो। तो इस मतलब टोटल कितना होगा 100। तो कैसे निकालोगे आप, 4,50,000 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100, तो कितना है ये, समझ में आ रही बात, जल्दी तो नहीं हुआ ना। क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना था, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल, टैक्सेबल क्या निकालना था, अनकम्यूटेड पेंशन, यही निकालना था। अनकम्यूटेड पेंशन कितनी मिल रही है इसको, अनकम्यूटेड ही ना, कम्यूटेड या अनकम्यूटेड, मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। एक मिनट, तो अनकम्यूटेड नहीं, कम्यूटेड। कमिटेड पेंशन कितनी है 4.5 लाख रुपए, माइनस एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी। अब क्वेश्चन में पढ़ो, इसके दो पार्ट है, इसके कितने पार्ट है, दो पार्ट। पहला पार्ट क्या है क्वेश्चन में, इज आल्सो एंटाइटल टू ग्रेच्युटी। ये क्वेश्चन में पूछा है कि आपको टैक्सेबल निकालना है, ये मानते हुए कि मुझे ग्रेच्युटी मिल रही है और दूसरे में ग्रेच्युटी नहीं मिल रही। तो पहले के अंदर क्या बोला गया है, ग्रेच्युटी मिल रही है, तो यदि ग्रेच्युटी मिल रही है तो एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, 1/3। 1/3 किसका, टोटल पेंशन। टोटल पेंशन कितनी है 6 लाख, तो 6 लाख का 1/3 कितना होता है, आवाज नहीं आ रही, लॉक कर दूं क्या, यही तो बता रहा था मैं, क्या ठीक है। ये रहा, एग्जेम्पशन मिलेगी 1/3 ऑफ टोटल पेंशन। तो 4.5 लाख का 1/3 नहीं होगा, मैंने बोला था ये न्यूमेरिकल से समझ में आएगा, तो समझ में आ गया। पर जल्दीबाजी में आप कभी कर सकते हो 4.5 लाख का 1/3, ना 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 ना। तो पेंशन आपको रिसीव हुई है उसका 1/3 नहीं, 1/3 किसका है, टोटल पेंशन। और यही रीजन है कि मैंने इसको क्या लिखा है, कैपिटल लेटर्स में लिखा है। समझ में आ गई बात। अपन कहां पे थे, यस। तो 1/3 ऑफ 6 लाख, ये क्या आ गया आपका 2.5 लाख रुपए आ गया आपका टैक्सेबल पार्ट। सेकंड के अंदर क्या होगा, कमिटेड पेंशन तो आपको 4.5 लाख रुपए की मिल रही है, लेकिन क्या, बोलो तो सही, ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है। तो क्या करेंगे अपन, आप ऑफ 6 लाख दैट इज 3 लाख, तो ये क्या आ गया आपका 1.5 लाख। तो ये 1.5 लाख क्या हो गया अपना टैक्सेबल। समझ में आ गई बात,
कंफर्म, कंफर्म। ये बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला बेस्ड। तो क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क के नहीं आएगी प्रॉब्लम, और क्वेश्चन नंबर 8 इसमें भी नहीं आएगी प्रॉब्लम। ये दोनों होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 7 भी होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 8 भी होमवर्क है। क्या पढ़ रहे थे अपन बेटा? रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पहला पॉइंट मुझे लगता है सब कुछ समझ में भी आ गया और याद भी हो गया। क्या? आंसर। नाउ वी कम टू अ सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज, एक सेकंड, सेकंड पॉइंट इज ग्रेच्युटी। वैसे तुम लोगों ने शायद पढ़ रखा होगा एसबीआई के अंदर, इंडस्ट्रियल लेवल के अंदर, यदि किसी ने नहीं भी पढ़ रखा और पढ़ भी रखा, वॉटेवर, इजी लैंग्वेज में ग्रेच्युटी का मतलब होता है, ग्रेच्युटी मीन इतने साल जो आपने काम कर लिया उसके लिए रिवॉर्ड, मतलब ग्रेच्युटी रिवॉर्ड होता है। क्या होता है? मतलब आप कुछ दे रहे हो बदले में। किस बात का? जितने साल आपने सर्विसेज दी है। क्योंकि भैया आपने हमारी कंपनी में 30 साल काम किया, 40 साल काम किया, तो जितने साल की आपने हमें सर्विसेज दी है तो उसके बदले में आपको एक लमसम में एक ग्रेच्युटी दे रहे हैं, एक रिवॉर्ड दे रहे हैं। ये एम्प्लॉय को देता है। कब देता है? रिटायरमेंट। और कभी कभी जरूरत होती है तो ड्यूरिंग दी एम्प्लॉयमेंट भी ले लेते हैं। मेरे बच्चे की शादी देते, मेरे बच्चे में तो पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि एम्प्लॉइज की जो सैलरी होती है बड़ी लिमिटेड होती है। पेंशन में नहीं होता ऐसा, पेंशन तो रिटायरमेंट पे मिलती है, नाम ही पेंशन है। पेंशन का मतलब ही क्या होता है? जब आप रिटायर्ड होंगे तभी आपको मिलेगी। लेकिन ग्रेच्युटी आपको रिटायरमेंट के वक्त तो जनरली मिलती है, लेकिन कभी आपको अर्जेंसी, कभी आपको रिक्वायरमेंट तो हो सकता है कि आपने रिटायरमेंट से पहले ड्यूरिंग दी एम्प्लॉयमेंट भी ले लियो। कब ले लियो? ड्यूरिंग दी एम्प्लॉयमेंट। कब ले लियो? वापस से चार्ट बनाएंगे साथ में, बड़ा मजा आएगा। जैसे जैसे मैं बनाता जाता हूं वैसे वैसे बनाते जाओ। तो ग्रेच्युटी को अपन क्या करेंगे? अगेन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड। Point number A. If received, during employment, यदि आपने कोई भी ग्रेच्युटी एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर से रिसीव की ड्यूरिंग दी एम्प्लॉयमेंट, जॉब करते हुए, दैट इज फुल्ली टैक्सेबल। दैट इज फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज। ऑल एम्प्लॉइज मतलब चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कोई भी एम्प्लॉय हो, यदि जॉब करते हुए यदि आपने कोई भी ग्रेच्युटी रिसीव किया तो आपको कुछ भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। दैट इज टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल। दैट इज फुल्ली टैक्सेबल। पॉइंट नंबर बी, इफ रिसीव्ड, ये कब रिसीव्ड किया आपने? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। राइट हैंड साइड में हमें ज्यादा जगह चाहिए होगी। तो यदि रिटायरमेंट पर यदि आपको कोई भी ग्रेच्युटी मिलेगी तो ऑब्वियसली एग्जम्पशन होगी, लेकिन डिपेंड करता है हु आर यू, तुम कौन हो, वेदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और वेदर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फायदा मिलता है, पेंशन में भी फायदा था, पेंशन मिली थी, फुल्ली एग्जम्प्ट था। ग्रेच्युटी भी मिलेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो फुल्ली एग्जम्प्ट होगा, फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। यदि ग्रेच्युटी आपको 50 लाख का भी मिला तो फुल्ली एग्जम्प्ट है। किसके लिए? हमारे लिए नहीं, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। किसकी बात हो रही है? आवाज नहीं आ रही? तो वापस से इसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड करोगे? दो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मैंने बता ही दिया
कि रिटायरमेंट पर जो भी ग्रेचुटी रिसीव होगी, यदि आप गवर्नमेंट के अंदर जॉब करते हो, गवर्नमेंट के यदि आप एम्प्लॉय हो, तो उस केस में क्या होगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट है इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट, चाहे 5 लाख हो या 25 लाख हो या 1 करोड़ हो, फुल्ली एग्जेम्प्ट। जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कौन बेटा, तो फिर 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। कितने पार्ट में, आवाज नहीं आ रही, कितने पार्ट में, तुमने कुछ पढ़ा था क्या बेटा, कहां पे, इंडस्ट्रियल लेवल लो के अंदर। तो इंडस्ट्रियल लेवल लो के अंदर आपने जब ग्रेचुटी पढ़ा होगा तो आपने पोगा नोगा पढ़ा होगा, पोगा 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 पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 पोगा, POGA पोगा, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। लेकिन जब आपने पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट पढ़ा था, जब भी पढ़ा था, तो आपको याद होगा पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट सबके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, नहीं, कुछ एम्प्लॉइज के ऊपर कवर होता है, मैं पढ़ाने वाला नहीं, ये अपना सिलेबस में नहीं है। लेकिन ये आपको पता है एप्लीकेबिलिटी आपने रट्टा मारी हुई है कि यदि ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है तो इनके ऊपर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एप्लीकेबल होगा। तो अब 2 बातें होगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो मतलब ही नहीं है क्या बेटा, अब तो आपको दिमाग नहीं लगाना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो जितना भी आपको ग्रेचुटी मिलेगा फुल्ली एग्जेम्प्ट है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में आपको 2 पार्ट में देखना पड़ेगा कि क्या एम्प्लॉय पोगा के अंदर कवर्ड है, क्या एम्प्लॉय पोगा के अंदर कवर्ड नहीं है। ये समझ में आ गई बात। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में फिर वापस से 2 बातें होगी कि वेदर एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर पोगा, मतलब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर पोगा, पोगा पोगा लिख दूं चलेगा, अब तो याद रहेगा सर, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, तो कवर्ड अंडर पोगा और नॉट कवर्ड अंडर पोगा। समझ में आ गई बात बेटा, आगे कंटिन्यू करूं। यदि कोई भी एम्प्लॉई गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और जो भी उसको ग्रेचुटी मिलेगा ग्रेचुटी लमसम में ही मिलता है। यदि किसी के दिमाग में पेंशन की वजह से आ रहा हो, पेंशन मंथली होती है, ग्रेचुटी पर मंथली नहीं होता, ग्रेचुटी लमसम में ही होता है। ग्रेचुटी में एक ही पॉइंट होता है लमसम, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, चाहे कोई भी मैटर हो। तो जितना भी आपको ग्रेचुटी मिला, गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो क्या होगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो 2 पार्ट होंगे, एम्प्लॉय पोगा के अंदर कवर्ड है या एम्प्लॉय पोगा के अंदर कवर्ड नहीं है बेटा, कोई डाउट है। तो यदि एम्प्लॉय पोगा के अंदर कवर्ड है तो देन एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, ध्यान से देखो बेटा, एग्जेम्पशन क्या पढ़ रहे हैं अपन, एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी। तो एग्जेम्पशन मिलेगी, और यदि आप 3-4 पेन लेके आओगे तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपको याद रखना इजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज है। विच एवर इज लोअर, 3 पॉइंट है, कितने पॉइंट है बेटा, फर्स्ट जो आपके दिमाग में भी आएगा, अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव्ड, कोई कंफ्यूजन। सेकंड, लिमिट दे दी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लिमिट ही नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्पशन कितनी है, अनलिमिटेड। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जितना भी ग्रेचुटी मिलेगा फुल्ली एग्जेम्प्ट है। लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में चाहे पोगा के अंदर कवर्ड हो या नोगा के अंदर कवर्ड हो, वो एक अलग बात है। आपको मैक्सिमम लिमिट दे रखी है 20 लाख रुपीस की, कितना बेटा, तो मैक्सिमम बोलने की जरूरत ही नहीं, जब हम फॉर्मूला के अंदर लिख रहे हैं तो डायरेक्टली लिख लो ₹20 लाख। कितना लिमिट है, 20 लाख। कितना लिमिट है, पहले में क्या लिखा आपने, अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव्ड, दूसरे में क्या लिखा आपने, 20 लाख रुपीस का मैक्सिमम लिमिट, इससे ज्यादा एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, 20 लाख का ही एग्जाम्पशन हम आपको देंगे। थर्ड, ग्रेचुटी क्यों दी जाती है, आपने काम किया। अब ये लॉजिकल है, ये पॉइंट लॉजिकल है। अब कोई बंदा 15 साल काम करके रिटायर्ड हो रहा है, कोई बंदा 25 साल काम करके रिटायर्ड हो रहा है, और कोई पर्सन 45 साल काम करके रिटायर्ड हो रहा है, तो क्या सबका लॉजिकली ग्रेचुटी सेम होगा?
तो सर कितनी ग्रेचुटी देनी होती है? 1 ईयर की 15 डेज की, मतलब एक साल में 15 दिन। यदि आपने 15 साल काम किया तो 15 मल्टीप्लाई कर दो, 45 साल काम किया तो 45 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब 1 ईयर में क्या बेटा, एक साल जो आपने काम किया तो एक साल के बदले कितना देना है? 15 दिन की सैलरी। कितने दिन की सैलरी? आवाज नहीं आ रही है। हाँ, ये किसके बदले दिया जाता है? जो आपने ईयर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड किए, किसके बदले? तो जितने ईयर ऑफ सर्विस आपने प्रोवाइड किए उससे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपको लॉजिक माइंड में सेट हो गया है। गवर्नमेंट क्या कहती है? 1 ईयर का 15 दिन की सैलरी देनी है, क्या बेटा? 1 ईयर में, तो यदि 1 ईयर में 15 दिन की सैलरी आपको देनी है, तो यदि आपने 30 साल काम किया तो इंटू 30 कर लो, और 40 साल काम किया तो, और 10 साल काम किया तो इंटू 10। फॉर्मूला ही नहीं है, लेकिन ये तो समझने वाले बच्चों के लिए ये प्रॉपर फॉर्मूला है। मैंने बोला जितने साल आपने काम किया उसका 15 दिन की सैलरी। कितने दिन की सैलरी? तो पहले 15 दिन की सैलरी निकाल लेते हैं 1 ईयर की। तो कैसे निकालोगे 15 दिन की सैलरी? तो सैलरी कभी 15 दिन की नहीं होती, सैलरी तो पूरे मंथ की होती है सैलरी। और सैलरी में भी बहुत सारे मतलब होते हैं। तो यहां पे जो सैलरी लेंगे वो अपन लेंगे लास्ट सैलरी, लेटेस्ट सैलरी। लास्ट सैलरी बोल दो या लेटेस्ट सैलरी बोल दो, क्या बोल दो? लास्ट या लेटेस्ट, एक ही बात है। क्या वर्ड बोला मैंने? आवाज नहीं आ रही? लास्ट बेंच, लास्ट सैलरी या लेटेस्ट सैलरी पर मंथ। तो ये सैलरी पूरे महीने की है बेटा। इधर प्यारी बच्ची, एक महीने में 2 दिन होते हैं, 3 दिन होते हैं, बच्ची बताएगी। तो सिंपल सी बात है सर, ये तो 4 होते हैं, 28, 29, 30, 31। जनरली जिन्होंने एफएम पढ़ी होगी गलती से, तो उनको पता होगा, आपने क्वेश्चन सोल्व किया होगा, तो अपन जनरली 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज एज्यूम दैट। अपन हमेशा यही मानते हैं। यस और नो? समझ में आ गई बात? यार जी यस। पोगा क्या बोलता है कि जो सैलरी होती है वो 30 दिन की होती है, तो 30 दिन ऑफिस थोड़ी जाऊंगे। सुन तो लो, एक महीने में 4 संडे होते हैं। कितने संडे होते हैं? 4। तो 4 हटा दो। तो आप महीने में कितने दिन काम करते हो? तो भैया 30 दिन की सैलरी नहीं है, 26 दिन की सैलरी है, क्योंकि ऑफिस और 26 दिन ही जाऊंगे ना। नहीं आई बात समझ में? तो अपन क्या करेंगे? 15 डिवाइडेड बाई 26। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो जिनको नहीं समझ में आ रहा ना, बहुत अच्छी बात है, दिमाग पे जोर दोगे, दिमाग फट जाएगा, फॉर्मूला रट्टा मार लो, क्योंकि बुढ़ापे में आके कभी भी स्टाइल नहीं बदली जाती। मतलब जैसा बचपन से करते आ रहे वही करना है। लेकिन मेरा क्या है कि जिन बच्चों को समझने की आदत है तो वो समझेंगे, और जिनको फॉर्मूला बनाने की आदत है, डायरेक्टली फॉर्मूला याद करने की, फॉर्मूला याद करेंगे। मैं दोनों तरीके से हमेशा बात करता हूं। बात समझ में आ रही है सबको? एक्चुअली क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा, यदि एम्प्लॉय पोगा के अंदर कवर्ड है, यदि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर यदि कवर्ड है, तो हमें मानते हैं कि 1 मंथ में 30 डेज है, लेकिन 4 दिन तो संडे के हो गए, तो वर्किंग जो डेज है ना वो 26 ही है ना। तो सैलरी आपको 30 दिन की नहीं मिली, सैलरी आपको 26 दिन की मिल रही है। इसे 15 दिन की सैलरी के लिए 15 डिवाइडेड बाय 30 नहीं करोगे, क्या करोगे? 15 डिवाइडेड बाय 26। नहीं समझ में आया बेटा? तो 15 डिवाइड बाई 26 इंटू लास्ट सैलरी पर मंथ, इससे क्या आ गई बेटा? 15 दिन की सैलरी आ गई। क्या आ गई? 1 साल की। अब क्या करोगे? मल्टीप्लाई, जितने आपने साल काम कर लिए, तो इसको क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज, जितने ईयर्स की आपने सर्विसेज कंप्लीट कर रही है। नहीं आया समझ में? आ गया? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। मैंने जॉब ज्वाइन की और जैसे मैं रिटायर्ड हुआ, तो फॉर एग्जांपल ए पर्सन ने सर्विसेज कंप्लीट की है, कितनी ईयर की बेटा? 28 years 2 months, 28 years 2 months। तो यहां पे क्या होता है? यहां पे वर्ड यूज किया गया है, क्या यूज किया गया है वर्ड? जितना आपने कंप्लीट किया है, जितना आपने कंप्लीट किया है।
लेकिन यदि एम्प्लॉय यदि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर यदि कवर्ड है तो हम उसको बेनिफिट दे देते हैं। क्या बेनिफिट दे देते हैं? राउंडिंग ऑफ अलाउड है। लेकिन कैसा राउंडिंग ऑफ अलाउड है? मोर देन 6 मंथ्स। जैसे 28 ईयर्स 2 मंथ्स है तो ये 28 ईयर्स ही माना जाएगा। लेकिन यदि आपने सर्विसेज कंप्लीट की हो, कितना बेटा? 28 ईयर्स 6 मंथ्स, तो ये भी 28 माना जाएगा। और यदि आपने सर्विसेज कंप्लीट की हो 28 ईयर्स 9 मंथ्स, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? राउंडिंग ऑफ अलाउड है। तो कितना आएगा? 29। नहीं आया समझ में? क्योंकि अलग से देना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वर्ड है कंप्लीटेड। तो कंप्लीटेड तो 28 है ना वैसे तो, लेकिन राउंडिंग ऑफ अलाउड है इफ एम्प्लॉइज कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। तो यदि एम्प्लॉय यदि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर यदि कवर्ड है तो 28 ईयर्स 9 मंथ्स, 28 ईयर्स 8 मंथ्स, 28 ईयर्स 10 मंथ्स हम राउंडिंग ऑफ अलाउड कर देंगे। तो 28 ईयर्स की जगह में कितना लेना होगा? 29 लेना होगा। क्या क्या चारों बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कंफर्म? वापस से वही प्रॉब्लम। सर ये फॉर्मूला तो याद हो गया, एक बार पहले फॉर्मूले पे आते हैं अपन, फिर उसके बाद एक डाउट आएगा वो बताऊंगा बाद में। समझना, यदि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये तो माइंड में सेट हो गया। किसकी बात कर रहा हूं? यदि आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आपको ग्रेच्युटी रिसीव हो रहा है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और एम्प्लॉइज कवर अंडर पोगा, तो एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? 3 अमाउंट। फर्स्ट, ग्रेच्युटी रिसीव्ड मैक्सिमम 20 लाख रुपीज। थर्ड लैंग्वेज बेस करो, जिनको बहुत कम टाइम में पास होना है तो लैंग्वेज बना के पढ़ना तो आपको हमेशा याद रहेगा। गवर्नमेंट का इंटेंशन है जितने साल आपने काम किया हर 1 साल का 15 दिन की सैलरी देनी है। फिर आप उनको फ्रेम करते हैं, अब 15 दिन की सैलरी मतलब सैलरी लेनी है तो सैलरी पर मंथ। अब सैलरी कौन से लेंगे? तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर सैलरी का मतलब होगा लेटेस्ट सैलरी पर मंथ। सैलरी का मतलब क्या होगा? लेटेस्ट सैलरी पर मंथ। पर मंथ मतलब पूरे 1 महीने की सैलरी। तो 15 दिन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 15 डिवाइड बाय 30 नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय यदि पोगा के अंदर यदि कवर है और 4 संडे हटा देते हैं तो 15 डिवाइडेड बाय 26, तो ये तो 15 दिन की सैलरी आ गई इनटू जितने भी ईयर्स आपने सर्विसेज कंप्लीट किए। लेकिन राउंडिंग ऑफ अलाउड है, मतलब मोर देन 6 मंथ्स को राउंड ऑफ कर देंगे नेक्स्ट ईयर के अंदर। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ गया क्लास में? ईमानदारी से आया? दूसरा पार्ट, यदि आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और यदि एम्प्लॉय इज नॉट कवर्ड अंडर पोगा, यदि एम्प्लॉय पोगा के अंदर यदि कवर्ड नहीं है तो एग्जेम्पशन तो देंगे, थोड़ा सा चेंज है। और वो चेंज किस में है? सिर्फ पॉइंट नंबर 3 में। किसमें चेंज आएगा? तो यहां भी एग्जेम्पशन तो मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा? और एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, विच एवर इज पॉइंट नंबर 1 क्या आएगा? अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड। सेकंड, मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 20 लाख। ये भी क्लियर है सबको? थर्ड, अब चेंज हुआ, एम्प्लॉय यदि पोगा के अंदर कवर्ड था तो एग्जेम्पशन का अमाउंट हमने ज्यादा दिया था, बेनिफिट दिया था। यदि एम्प्लॉय पोगा के अंदर कवर्ड नहीं है हम एग्जेम्पशन तो देंगे, लेकिन पॉइंट नंबर 3 के अंदर चेंजेस आएंगे। मेरी बात का आंसर देना कॉमन सेंस में। आप यदि कहीं जॉब करते हो, है ना, एक होती है मैं आपको एक एवरेज सैलरी की बात करूं और एक बोलूं लेटेस्ट सैलरी, लेटेस्ट सैलरी या लास्ट सैलरी। कॉमन सेंस के आधार पर बताना एवरेज सैलरी ज्यादा होगी या लेटेस्ट सैलरी ज्यादा होगी? कॉमन सेंस के आधार पर, लेमन की तरह। कॉमन सेंस क्या कहता है? एम्प्लॉय की सैलरी हमेशा बढ़ती है, ये सबको पता है। तो लेटेस्ट सैलरी हमेशा एवरेज सैलरी कंपेरेटिवली कम ही होगी। तो अपन जब पोगा के अंदर बात करते हैं तो हमने लेटेस्ट सैलरी लिया था, लेकिन इफ एम्प्लॉय इज नॉट कवर्ड अंडर पोगा, यदि एम्प्लॉय पोगा के अंदर यदि कवर्ड नहीं है तो हम लेटेस्ट सैलरी नहीं लेंगे। लेनी हमें वही, लॉजिक तो वही है, 15 दिन की सैलरी, लॉजिक वही है।
ग्रेचुटी का लॉजिक नहीं बदलेगा कि 15 दिन की सैलरी देनी है 1 साल की, और जितने साल आपने काम किए उतना हम आपको एग्जाम्पशन दे देंगे। लेकिन इन चीजों में कुछ चेंजेस करेंगे, जैसे कि सैलरी जो आप लोगे तो पोगा के अंदर जो सैलरी ली थी वो कौन सी ली थी, लेटेस्ट सैलरी, और यहाँ पे जो हम सैलरी लेंगे वो कौन सी लेंगे, आवाज नहीं आ रही, पहला चेंज। दूसरा, 15 दिन की सैलरी लेनी है, लेकिन 15 दिन की सैलरी में डिवाइडेड बाय 30 करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 26 नहीं करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 30 करेंगे, क्योंकि 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। और फिर अपन ने ये तो 15 दिन की सैलरी आपने निकाल ली, फिर उसका मल्टीप्लाई क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज। तो कंप्लीशन मतलब कंप्लीशन, राउंडिंग ऑफ नॉट अलाउड बिकॉज यू आर नोगा, नोगा नॉट कवर अंडर पोगा, आप पोगा के अंदर कवर्ड ही नहीं हो, तो भैया राउंडिंग ऑफ अलाउड ही नहीं है। मतलब यदि आपने 28 ईयर्स 11 महीने भी काम किए, क्या बेटा 28 ईयर्स 11 महीने भी यदि आपने काम किए तो 29 नहीं 28, और जबकि पोगा में क्या हो जाते थे वो 29 हो जाते थे। डिफरेंस समझ में आ रहा है। यस बेटा, जिनको समझना था उनको समझ में आ गया, तो फॉर्मूला बनाने का ट्राई करो। फॉर्मूले की थीम वही रहेगी, 15 दिन की सैलरी 1 ईयर में लेनी है, तो आपको क्या करना है, जितने साल आपने सर्विसेज कंप्लीट की उससे मल्टीप्लाई करना है। तो पॉइंट नंबर 3 क्या होगा, 15 डिवाइडेड बाय 30। मैंने पहले बोला हमारा लेवल अलग है, हम फॉर्मूला याद नहीं करते, बनाने का ट्राई करते, जिससे कि आपको क्या रहे, रिटेन रहे एग्जाम में टेंशन नहीं हो। तो 15 डिवाइडेड बाय 30 इनटू, आपको 15 दिन की सैलरी लेनी है तो सैलरी से मल्टीप्लाई करना, लेकिन जो सैलरी जो लेंगे अपन वो लेटेस्ट सैलरी नहीं होगी, वो एवरेज सैलरी पर मंथ होगी। क्या होगी, वो लेनी तो पर मंथ ही है लेकिन वो एवरेज होगी। क्या होगी वो कैसे निकालना बताऊंगा, अभी बता रहा हूं, लेकिन मैं पहले फॉर्मूला तो लिख लें जो अपन ने काम किया है। तो एवरेज सैलरी पर मंथ, तो ये जो मल्टीप्लाई करके क्या आ गया बेटा, 15 दिन की सैलरी आ गई 1 ईयर की। अब क्या मल्टीप्लाई करेंगे अपन, नंबर ऑफ years of completion of service, और completion of service का मतलब completion, यहां पे ब्रैकेट में क्लियरली लिख लो, राउंडिंग ऑफ नॉट अलाउड। ये समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ो। पॉइंट नंबर 3 सबको समझ में आ गया, एवरीवन। अब आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा, वो एचआरए की वजह से आ रहा होगा, और मैंने बातों बता दिया था, जब भी आपको लिमिट कैलकुलेट करोगे और सैलरी का वर्ड आएगा तो सैलरी का मतलब हर जगह अलग अलग होता है, वो चेक करना पड़ता है। तो हर जगह जब भी फॉर्मूला लिखोगे और सैलरी वर्ड यदि यूज आ रहा होगा कहीं, तो सैलरी की डेफिनेशन भी हर जगह लिखो। तो पहले अपन पोगा की बात कर लेते हैं। ये दिख गया पोगा, पोगा में सैलरी आ रहा है क्या, वापस एक बार देख लो, ये पोगा है, तो जूम कर दूं, ये लो जूम कर दिया। इफ एम्प्लॉइज कवर अंडर पोगा, सबको दिख रहा है बेटा, तो यदि एम्प्लॉय यदि पोगा के अंदर कवर, तो एग्जाम्पशन कितनी मिलेगी, पहला पॉइंट अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव्ड क्वेश्चन में दिया हुआ होगा 20 लाख रुपीज, लिमिट याद है। थर्ड 15 दिन की सैलरी, 15 दिन की सैलरी, लेकिन सैलरी में क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा ये तो आपको पता है। सैलरी एवरेज नहीं होगी, सैलरी लेटेस्ट लेंगे, लास्ट सैलरी लेंगे, वो तो क्लियर है। चलो लिखो यहां पे नोट नंबर 1 बना के लिखो, किसके नीचे, किसके नीचे, पोगा के नीचे, किसके नीचे, पोगा। तो पोगा के नीचे लिखो, पोगा में, नॉट पोगा में नहीं, पोगा में। तो पोगा में लिखना पड़ेगा नोट नंबर 1, मीनिंग ऑफ सैलरी, मीनिंग ऑफ सैलरी। यहां पे सैलरी का क्या क्या मतलब होगा जल्दी बताओ, ये आपको याद करना पड़ेगा। सैलरी के में क्या क्या आएगा यहाँ पे, नंबर 1 बेसिक पे तो आई गई आएगा, तो सब में ही आता है, फुल आएगा, प्लस डीए, डीए भी कौन सा आएगा, फुल होगा, डीए भी क्या होगा, फुल होगा। बेसिक पे प्लस डीए, और सैलरी कौन से लेंगे अपन, लेटेस्ट। मैंने वापस से नहीं लिखा नीचे,
क्योंकि वो तो अपने को पता है लास्ट सैलरी लेटेस्ट सैलरी आएगी आपकी, तो बेसिक पे भी लेटेस्ट आएगा और लेटेस्ट डीए आएगा, और डीए पूरा लेना है, डीए फुल लेना है। फुल मतलब चाहे एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना भी डीए दिया है पूरा का पूरा अमाउंट आएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ होगा। लिख लिया? यस। इफ एम्प्लॉय इज नॉट कवर्ड अंडर दी पोगा, तो एक तो आएगा अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव्ड एग्जाम्पशन के अंदर 20 लाख रुपीज, और थर्ड 15 डिवाइडेड बाय 30 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज। तो यहां पे अगेन वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है? सैलरी। लेकिन सैलरी लेटेस्ट नहीं लेनी, सैलरी क्या लेनी है? एवरेज। क्या लेनी है? वो तो एवरेज कर लेंगे, वो तो करनी अपने को आती है एवरेज, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा और क्या क्या इंक्लूड नहीं। तो किसके नीचे? नॉट पोगा। तो नॉट पोगा के नीचे लिखो नोट नंबर 1। नॉट पोगा के नीचे लिखो नोट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी। और सैलरी क्या लेंगे? लेटेस्ट नहीं लेंगे, क्या लेंगे? एवरेज लेंगे। अब मेरी बात सुनना ध्यान से एवरीवन, एवरेज आप कितनी भी चीजों का कर सकते हो, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। तो लो मेकर ने बोला क्या? लास्ट 10 मंथ्स का एवरेज होगा। और कब का होगा? लास्ट 10 मंथ्स का एवरेज होगा। तो कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी थोड़ी कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? एवरेज सैलरी पर मंथ। एम्प्लॉय कब रिटायर्ड होगा? कभी भी रिटायर हो सकता है जब उसका टाइम पूरा हो गया। 2 तारीख को भी रिटायर हो सकता है, 5 तारीख को भी रिटायर हो सकता है। ऐसा नहीं होता कि आप मेरा 30 तारीख को रिटायर होंगे। मैं क्या कह रहा हूं, बात समझ में आ रही है? क्योंकि यदि आपने 25 को ज्वाइन किया था तो ऑब्वियसली आप 25 को रिटायर हो रहे हो, तो जिस मंथ में आप रिटायर हो रहे हो वो मंथ भी आप इंक्लूड नहीं करोगे जब एवरेज करोगे। तो ये याद रखना पड़ेगा, कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज सैलरी जब निकालोगे तो नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करोगे? नॉट इंक्लूड द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। मतलब ये कि आपको एवरेज कितने मंथ्स का करना है? 10 मंथ्स का करना है। कितने मंथ का करना है? इधर देखो, यदि कोई एम्प्लॉय रिटायर्ड हो रहा है, कब रिटायर्ड हो रहा है बेटा? वो भी डेट ले लो जो आपके मन में आती है। आज की डेट बता दो। 14 Feb 2026 को एम्प्लॉय रिटायर्ड हो गया, तो फरवरी का मंथ काउंट नहीं होगा। तो जो 10 मंथ्स आपको लेने हैं उसमें फरवरी नहीं लेना। यदि लाइन नहीं होती तो पता अपन क्या करते? 14 जन से लेके 14 Feb, 1 महीना। तो ऐसे अपन 10 महीने निकालते। तो ऐसे 10 महीने नहीं निकालने आप। 10 महीने कैसे निकालने? जिस मंथ में आप रिटायर्ड हुए हो उस मंथ को छोड़ दो, उसके पहले के कितने महीने? 10 महीने। जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, डॉट 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 डॉट। ये जो 10 महीने की, जो 10 मंथ्स की जो सैलरी आएगी, इन 10 मंथ्स की सैलरी का आप क्या कर लो? एवरेज कर लो। प्यारी बच्ची, एवरेज पता है कैसे होता है? तेज बोलो प्यार जी। कोई भी एवरेज कैसे निकाला जाता है? ये 10 महीने की सैलरी को आपने ऐड कर दिया, 10 मंथ्स का एवरेज निकालना है डिवाइडेड बाय 10, और 5 महीने की सैलरी का एवरेज करना है डिवाइडेड बाय 5। लेकिन यहाँ डिवाइडेड बाय 10 ही होगा क्योंकि 10 मंथ्स की सैलरी लेनी है आपको। तो 10 मंथ्स की सैलरी का आपको क्या करना है? एवरेज करना है। लेकिन एवरेज में बात याद रखना होगा, जिस मंथ में आप रिटायर्ड हो रहे हो, क्या बोला मैंने? जिस मंथ में आप रिटायर्ड हो रहे हो उस मंथ को हटा के पहले के 10 महीने लो, उन 10 महीने की सैलरी को ऐड करो, उसका क्या निकाल लो? एवरेज सैलरी। क्या निकाल लो? एवरेज निकालना आ गया। अब एवरेज में क्या क्या ऐड होगा वो देखना पड़ेगा। इराज, यहां पे सैलरी में सिर्फ 2 ही आइटम ऐड किए थे। कहां पे? पोगा में। कौन कौन से? बेसिक पे और डीए फुल। अब यहां देखते हैं यहां पे क्या है। देखिए बेटा, कहां पे हूं मैं? इफ एम्प्लॉय इज नॉट कवर्ड,
अंडर पोगा। बोलो भाई साहब, इफ एम्प्लॉय इज नॉट कवर्ड अंडर पोगा। बेसिक पे ऐसा नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे बेसिक पे लेटेस्ट थोड़ी आएगा। क्या आएगा, क्या आएगा, एवरेज आएगा। क्या आएगा, एवरेज बेसिक पे या बेसिक सैलरी, और कितने महीने की, लास्ट 10 मंथ्स। तो लास्ट 10 मंथ्स की जो भी आपकी एवरेज बेसिक पे है उसका आपको एवरेज निकालना है। और लास्ट 10 मंथ्स के अंदर क्या बात याद रखनी होगी, जिस मंथ में रिटायरमेंट हुआ है उस मंथ को इग्नोर करके पहले के 10 मंथ्स की जो एवरेज सैलरी है उसका आपको एवरेज निकालना है। समझ में आ गया, एवरेज निकाल लूंगे, आ गया सबको। ये एवरेज बेसिक पे हो गया प्लस एवरेज डीए, लेकिन डीए फुल नहीं होगा यदि एम्प्लॉय, बेटा इधर, यदि एम्प्लॉय पोगा के अंदर यदि कवर नहीं है तो डीए पूरा नहीं आएगा। डीए कौन सा वाला आएगा, इफ वाला। इफ वाला मतलब इफ एज पर दी टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट एज पर दी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यदि फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट से एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, वो वाला डीए आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन डीए कौन सा, एवरेज। एवरेज मतलब वही एवरेज डी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, लेकिन कौन सा वाला, इफ वाला। समझ में आ गया बेटा। प्लस एवरेज टर्नओवर कमीशन, कौन सा वाला, लास्ट 10 मंथ्स। दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ बेटा। दोनों डेफिनेशन में डिफरेंस है। पहले लिख लो, जूम कर दिया मैंने। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। समझ में आ गया, ये मैं पूरा चार्ट बताऊं, ये याद हो गया, वैसे समझ में आ गया, सिंपल ही है। देखो चार्ट एक बार पूरा देख लो वापस फटाफट, हमने लिख भी लिया होगा। यदि कोई भी एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पर यदि कोई भी ग्रेच्युटी मिलती है, तो यदि ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, नॉट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज। एग्जेम्पशन की बात तभी आएगी जब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ग्रेच्युटी रिसीव्ड होगी। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट यदि कोई भी एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी रिसीव्ड हो रही है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पोगा के केस में विच एवर इज लोअर, और नॉन पोगा के केस में भी पॉइंट नंबर 1 to 3 विच एवर इज लोअर। कंफर्म, समझ में आया। दो नोट मुझे बताने, लेकिन दो नोट बताने से पहले अभी जो अपन ने इतनी मेहनत की है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करना ज्यादा जरूरी है। और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मिनट लगेगा, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी सब आ जाओ फटाफट एवरीवन। Mr. Raj is an employee of XYZ Limited. He received 25 lakh rupees as gratuity. He retired on the 16th Feb 2026 after rendering 25 years 7 months of services. उसका बेसिक पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 60,000 पर मंथ, और पहले कितना था, पहले 50,000 था, अब 60,000 है। तो लेटेस्ट सैलरी कितनी, 60,000 पर मंथ। डीए कितना दिया हुआ है, 30,000 पर मंथ। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। पॉइंट नंबर 1 तो बताने की जरूरत ही नहीं है, यदि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पूरा का पूरा कितना, 25 लाख रुपीज। तो 25 लाख रुपीज का जो भी आपने ग्रेच्युटी रिसीव किया पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है, यदि वो कौन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कौन है, तो पॉइंट नंबर 1 तो मैं क्या लिखूं, समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 2 और 3 एक मिनट का टाइम देता हूं, 2 मिनट, जल्दी से बताओ पॉइंट नंबर 2 में कितना एग्जाम्पशन आएगा, पॉइंट नंबर 3 में कितना एग्जाम्पशन आएगा, फिर मैं साथ में करवा दूंगा यदि प्रॉब्लम आएगी तो। कर लिया बेटा, करो जल्दी करो। यस एवरीवन स्टॉप। कितना आ रहा है, 16 लाख। ठीक है, 2-3 आंसर्स आ रहे हैं, मैं करवा देता हूं। पॉइंट नंबर 2 एवरीवन सामने देखो एक बार, साथ में करते हैं।
कैलकुलेट क्या करना है, हेलो, क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ लो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी एग्जेम्प्ट, अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी एग्जेम्प्ट, ये किसमें कैलकुलेट करना है आपको, पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, इफ मिस्टर राज इज कवर्ड बाय पोगा, कितने अमाउंट बताए थे मैंने, 3, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, विच एवर इज, आवाज नहीं आ रही, हाँ ऐसे मजा आता है। पॉइंट नंबर 1 क्या था, अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड, कितना ग्रेच्युटी रिसीव्ड हुआ, ये सबका सही है, वी आर जीनियस, चलो इतना तो आता है। पॉइंट नंबर 2, मैक्सिमम लिमिट कितनी है, चलो ये भी आता है। फॉर्मूला लिखा हुआ है तो टिप टाप के लिखना होता है, वो भी आपको आना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या था कि यदि एम्प्लॉई पोगा के अंदर यदि कवर है तो 15 दिन की सैलरी लेनी है। तो 15 दिन की सैलरी कैसे लेते हैं, एज्यूमिंग 26 डेज, क्योंकि 4 दिन छुट्टी होती है संडे की, और सैलरी के लिए लेटेस्ट सैलरी ली जाती है, लेटेस्ट सैलरी पर मंथ इनटू सॉरी number of years of completion of services, number of years of completion of service, number of years of completion of service। तो 15 डिवाइड बाय 26, 15 डिवाइड बाय 26 आएगा, ये सबका ही सही है, तो ये फॉर्मूला है। ये लेटेस्ट सैलरी आपको वर्किंग नोट के अंदर कैलकुलेट करना होगा। तो सैलरी के अंदर क्या आएगा, ये भी फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है, तो बेसिक पे आएगा और डी आएगा, और बेसिक पे कितना दिया हुआ है, लेटेस्ट सैलरी पहले 50,000 थी, लेकिन अभी क्या चल रही है 60,000, ये सबका सही है। और डीए कितना है, डीए फुल, डीए फुल, डीए कितना है, आवाज नहीं आ रही, कितना आएगा, लॉक कर दूं क्या, आवाज नहीं आ रही, ये सबका सही था, जिनका गलत था देखो गलत क्यों हुआ, डी ऐड नहीं किया, डी फुल ऐड हुआ, कितना आएगा अमाउंट, इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज 25 ईयर्स 7 मंथ्स, कंप्लीशन 25 ईयर्स ही है, लेकिन पोगा के अंदर राउंडिंग ऑफ अलाउड है इफ मोर देन 6 मंथ्स। तो कितने हो गए ये 26, तो कितना आया 13,62,000, यही है क्या, एक बार कैलकुलेट करके देखो ना कितना आएगा, जो भी आएगा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है। 13 लाख कंफर्म नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एग्जेम्पशन कितनी आ गई, तो टैक्सेबल कितना होगा, तो एग्जेम्पशन 13,50,000 टैक्सेबल हो जाएगा। आपको ग्रेच्युटी मिली है कितनी 25 लाख माइनस 13,50,000, कितना आया 11 लाख। लॉक कर दूं, कंफर्म लॉक कर दूं, रिमूव कर दूं, लिख लिया। पॉइंट नंबर 3, इफ मिस्टर राज इज नॉट कवर्ड अंडर दी पोगा, नॉट कवर्ड अंडर पोगा, यदि एम्प्लॉय पोगा के अंदर यदि कवर्ड नहीं है तो एग्जेम्पशन कितनी मिलती है बेटा 1 2 3 whichever is lower। पॉइंट नंबर 1 में क्या है, अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड कितनी है, मैक्सिमम लिमिट कितनी है, और थर्ड क्या आएगा आपका, थर्ड में 15 डिवाइडेड बाय 30 इनटू लेटेस्ट सैलरी एवरेज सैलरी पर मंथ इनटू नंबर ऑफ ईयर
ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। तो 15 डिवाइड बाय 30, 15 डिवाइड बाय 30 होगा और आपको एवरेज सैलरी देखनी पड़ेगी। जिस मंथ में आप रिटायर्ड हुए, कौन से मंथ में आप रिटायर्ड हुए, कौन से मंथ में रिटायर्ड हुए तो बता दो। तो फरवरी वाला काउंट नहीं होगा। उसकी सैलरी पहले कितनी दी, 1 अक्टूबर, अक्टूबर मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने में कितनी सैलरी है उसकी। तो रिमेनिंग 6 मंथ्स में कितनी सैलरी है, 50। तो एवरेज निकालना आता है क्या, सैलरी का कोई फॉर्मूला बताएगा, सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है। एवरेज बेसिक पे, एवरेज बेसिक पे कैसे निकाला, 60,000 इंटू 4 प्लस 50,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 10। ईमानदारी से बताया ऐसा किन किन ने किया था, बहुत सारे बच्चों ने किया था। समझ में आ रही है वाली बात बेटा, समझ में आया नहीं आया बेटा। आपके लास्ट 10 मंथ्स की सैलरी का आपको एवरेज करना, डिवाइड बाई 10 करना है, लेकिन लास्ट 10 मंथ्स की सैलरी ऊपर नीचे हो रखी है, ऐड कर लो सबको। तो 4 महीने की सैलरी 60 है और उसके पहले की जो 6 महीने की सैलरी है 50 है, तो सारी सैलरी को आपने ऐड कर लिया, डिवाइड बाय 10 कर लिया, सिंपल। क्लियर है, ईमानदारी से बताओ लास्ट बेंच कितना आया, 50, 55 बोलो तुमने, कैलकुलेट करो बताओ, जो कैलकुलेटर बेईमान है तुम्हारा, कितना रहे 54,000 प्लस एवरेज डीए, लेकिन कौन सा वाला, इफ वाला, इफ वाला, इफ वाला, और वही आपको एवरेज करना होगा लास्ट 10 मंथ्स का। डीए कितना है, डीए कितना है 30,000, 40% है एज पर दी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो 30,000 का 40% कितना होता है, 12,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10, 12,000 ही आएगा। लॉजिक समझ में आया। तो 12,000 इंटू 10 क्यों किया, एक महीने का 12,000 है, जो 10 महीने का वो 12,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 क्यों किया, क्योंकि एवरेज निकाल। नहीं आया समझ में एवरीवन। और टर्नओवर कमीशन दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ। ये आ गई आपकी एवरेज सैलरी, कितनी आई, एवरेज सैलरी कितनी आई, एक्चुअली जो क्वेश्चन के जो आंसर्स दिए हुए ना वो मिस्टेक है, उसको इग्नोर कर देना, ओनली क्वेश्चन देख लेना। अदरवाइज कल वाले क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम थी, ये मैक्सिमम में प्रॉब्लम है, कुछ मिस्टेक होगी पता नहीं कैसे, जो भी है। तो हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर तो वैसे भी अपन कर लेंगे क्लास के अंदर, तो हमारे लिए मैटर करता ही नहीं है। तो आंसर्स इग्नोर कर देना इसके, ठीक है। एवरेज सैलरी कितनी आ रही है, चिपका दो, चिपका दिया, ये पर मंथ है ना, इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज, लेकिन इग्नोरिंग दी पार्ट ऑफ द मंथ, मतलब राउंडिंग ऑफ अलाउड ही नहीं होगा, क्योंकि जितना उतना आएगा। तो कितना आएगा, 25 ईयर ही आएगा। बता दो अमाउंट कितना है, 8 लाख। लॉक कर दूं, यही आ रहा है। तो एग्जेम्पशन कितनी आ गई, 825 की। तो टैक्सेबल कितना आ जाएगा, 16 लाख। लॉक कर दूं ईमानदारी से, और मुझे लगता है ये प्रोविजन भी समझ में आ गया होगा सब।
आ गया सबको? हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 तो अपन ने कर लिया अभी क्लास के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क। 11 मतलब नहीं, 11 कट कर देना, कोई रेलिवेंसी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 और 12 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12। बाकी अपन कल कंटिन्यू करेंगे। बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।